हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में रिलेशन टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि ए क्रॉस बी जिसको हम कहते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी वहां पे आपको बताया था कि जैसे ये एक एग्जाम्पल देखिए, ए सेट है जिसमें ये तीन नाम ए सेट के अंदर है, अली, भानु, चंद्र, और एक बी सेट है जिसमें ये तीन अल्फाबेट्स हैं, ए बी एंड सी। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी? पहला एलिमेंट सेट ए का लेते हैं और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है। ए क्रॉस बी कंटेन दोज ऑर्डर्ड पेयर इन विच द फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम द सेट ए एंड द सेकेंड एलिमेंट इज फ्रॉम द सेट बी। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ए क्रॉस बी जैसे मैं निकाल रहा हूं तो देखिए कैसे निकलेगा, अली कॉमा ए पहला एक ऑर्डर्ड पेयर, फिर अली कॉमा बी, अली कॉमा सी, और इसी तरीके से भानु कॉमा ए, भानु कॉमा बी, भानु कॉमा सी, और फिर चंद्र के साथ भी ए बी सी। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग जब लिखते हैं तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो फिर हम बात करेंगे कि जो हम दो सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखे थे, तो उसके आगे ये जो रिलेशन टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी पिछले क्लास में भी बताया था कि इन जनरल हम हमेशा रिलेशन की जब बात करते हैं तो उसमें दो ऑब्जेक्ट की बात होती है, या तो दो नंबर हो सकते हैं, या तो दो पर्सन हो सकते हैं, या कोई भी दो इस तरीके का अल्फाबेट्स या तो नेम हो सकता है। तो इस तरीके में यदि मान लीजिए हमने ए क्रॉस बी निकाल करके रखा है, तो यदि मैं एक रिलेशन आर इज ए रिलेशन, लेट आर इज ए रिलेशन को इन जनरल हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स सिंबल नहीं है। आर एस टी कैपिटल लेटर्स से हम लोग किसी से भी रिलेशन को डिनोट कर सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं, लाइक R1 R2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। सो लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। इसको इन जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। इस पूरी बात को जैसे कि मैं पूरा लिख रहा हूं, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसको इस तरीके से भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जा सकता है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। एंड सपोज रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन के अंदर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर हम लिखते हैं, जिस तरीके से एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे एक्स और वाई में जो आपस में जो रिलेशन होती है उसकी कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। कंडीशन ऑफ द रिलेशन, कंडीशन ऑफ रिलेशन ये यहां लिखा जाता है। और यहां पे हम लोग ये लिखते हैं कि ये जो x और y है ये किस सेट के एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये रिलेशन a सेट टू b सेट डिफाइन कर रहा हूं, तो x जो एलिमेंट होगा वो a सेट से होगा और y जो एलिमेंट होगा वो b सेट से होगा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इफ द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से होता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होता है। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई जो है वो ए क्रॉस बी से होगा। एक्स कॉमा वाई कहां से होगा, इसका साफ साफ मतलब क्या निकल जाता है, देखिए ए क्रॉस बी जो हम लोग फाइंड लिखते थे, ए क्रॉस बी आपको याद होगा कि किस तरीके से हम लिखते थे। हम लिखते थे एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। इतनी सी ही बात में हम लिखते थे कि ए क्रॉस बी को हम इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। लेकिन जो रिलेशन है उसमें हम लोग एक और चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, और वो क्या है कि हम एक कंडीशन लिखने वाले हैं यहाँ पे। रिलेशन की जो कंडीशन होगी, दैट इज मान लीजिए दो सेट है पर्सन्स का, और मैं लिखता हूँ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, तो वो एक रिलेशन एक्स और वाई में मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो नेम है और ये अल्फाबेट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन जैसे मैं मुझे डिफाइन करना है, तो मैं लिख सकता हूं कि y इज द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ x, where x belongs to a, y belongs to b। वो तो लिखा ही था पहले, हटा दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। तो ये जो है ना, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया y इज द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ x। y क्या है, x का इनिशियल अल्फाबेट होगा, तो वो एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे x कहाँ से होना चाहिए, सेट a से, और y कहाँ से होना चाहिए, सेट b से। तो अब मुझे यदि इस रिलेशन के अंदर
जो चीजें हैं, मतलब जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमें डिसाइड करने होंगे, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, एक्स और वाई जो एलिमेंट है वो किसके हैं, एक्स ए सेट से है, वाई बी सेट से है। दैट मीन्स एक्स कॉमा वाई कहां से होना चाहिए, ए क्रॉस बी का एलिमेंट होना चाहिए। समझ रहे बात, ये ऑर्डर्ड पेयर कहां का होगा, ए क्रॉस बी का होगा। अब ए क्रॉस बी के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, अली कॉमा ए बी है, अली कॉमा बी भी है, अली कॉमा सी भी है, लेकिन ये कंडीशन किसमें मैच हो रही है, y इज द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ x। मतलब ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट है y, वो x का इनिशियल अल्फाबेट होना चाहिए। तो अली का इनिशियल अल्फाबेट a है, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, यस। सो a इज द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ अली, सो वी कैन पुट अली कॉमा a इन दिस रिलेशन। नाउ इफ आई से अली कॉमा बी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अली और इधर बी, सो बी इज नॉट द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ अली, सी इज नॉट द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ अली, ए इज नॉट द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ भानु, बट सी हियर बी इज द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ भानु, बिकॉज इट इज बी एंड भानु स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल बी, भानु स्टार्ट फ्रॉम बी, so we can easily write Bhanu comma B also in this relation. Similarly, if you check this, this is not in this relation, this will not be in this relation, this will not be in this relation, but Chandra comma C will be in this relation because C is the initial alphabet of Chandra. So Chandra comma C will also be in this relation. Okay. So we can easily see that this relation is containing those element of A cross B which is satisfying the condition of the relation. जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था जो ऑर्डर्ड पेयर, उसको हमने रिलेशन में पुट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन यदि हम ए सेट से बी सेट पे डिफाइन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए क्रॉस बी के ही कुछ एलिमेंट्स को, या तो सभी के सभी एलिमेंट्स को हम ले सकते हैं। यदि सभी के सभी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं उस रिलेशन की कंडीशन को, तो हम सारा लेंगे। कुछ उनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं लेंगे। तो इसका साफ साफ मतलब निकल जाता है कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। दैट मीन्स रिलेशन यदि ए सेट से बी सेट पे डिफाइंड है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रिलेशन मस्ट बी इन ए क्रॉस बी, जस्ट लाइक अली कॉमा ए इज इन दिस रिलेशन, भानु कॉमा बी is in this relation, Chandra comma C is in this relation. So we can define the relation in a wider way. That means if a relation R is from set A to set B, then R must be a subset of A cross B. R क्या होना चाहिए, A cross B का सबसेट है। यहाँ भी यदि आप देखेंगे तो R के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर वाले जो एलिमेंट हैं वो A cross B के अंदर हैं। तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख सकता हूँ कि R क्या है, A cross B का सबसेट है। R is a subset of A cross B, and it is a very important deduction from here that if a relation is defined from one set A to another set B, then R must be a subset of A cross B, and we must remember it. And now I will go to define it in a definition. इसका लिख लेते हैं, ठीक। So the definition of relation is definition. Suppose R is a relation defined from set A to set B, set A to set B, then R must be a subset of A cross B. That means R क्या होना चाहिए, A cross B का सबसेट होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। दैट मीन्स R यदि एक रिलेशन जो कि A सेट से B सेट पे डिफाइन करेंगे हम, तो R जो रिलेशन है वो A क्रॉस B के एलिमेंट्स में से ही हम लेने वाले हैं। जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है A एंड दैट इज 2 4 6 8, ओके, एंड अनदर सेट इज B दैट इज 1 3 5 एंड 7, ओके। ये दो सेट मैंने डिफाइन कर लिया और एक रिलेशन R डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम सेट A टू सेट B। लेट R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B so that x comma y such that x is greater than y, where x y both belongs
x belongs to A and y belongs to B. Okay, so this is the condition of the relation, and this simply means that the first element of this relation is from set A and the second element is from the set B. That means this relation is defined from one set A to another set B. तो यहाँ पे यदि मैं इसका स्टार्ट करता हूँ लिखना, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं A क्रॉस B के जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर आप निकालोगे A क्रॉस B में, तो 2, 1 आएगा। सो 2, 1 इस रिलेशन में होगा क्या? सो 2 इज ग्रेटर देन 1, सो वी कैन इजीली राइट 2, 1 इस रिलेशन में होगा। और क्यों होगा उसको आप यहां से समझिए। 2 ग्रेटर देन 1 हो रहा है क्या? सही है। क्या 2, 3 इस रिलेशन में होगा? सो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, 2 इज लेस देन 3, तो 2, 3 नहीं होगा इसमें। क्या 2, 5 इस रिलेशन में होगा? सिमिलरली 2 इज लेस देन 5, नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। 2, 7 इस रिलेशन में नहीं होगा, तो वो सब नहीं लेंगे। 4, 1, क्या 4, 1 मैं यहाँ पे लूंगा? यस, 4 इज ग्रेटर देन 1। क्या 4, 3 इस रिलेशन में आएगा? यस आएगा, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3। 4, 5 इस रिलेशन में आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज 4 इज लेस देन 5। 4, 7 नहीं आएगा क्योंकि 4 इज लेस देन 7। 6, 1 इस रिलेशन में होगा, तो 6, 1 लिख लेते हैं। 6, 3 लिख लेते हैं। सिमिलरली सारा का सारा जो एलिमेंट्स है वो आप खुद से समझ के लिख सकते हैं। 6, 5 भी आएगा क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5। 6, 7 नहीं आएगा। 8, 1, 8, 3, 8, 5 एंड 8, 7 सब आएंगे इसमें 8 के साथ वाले, क्योंकि 8 सभी में सबसे बड़ा है। तो ये जो रिलेशन मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं, इसके अंदर इस रिलेशन में A क्रॉस B के सारे एलिमेंट नहीं लिखे हैं हमने, लेकिन जो भी एलिमेंट लिखे हैं वो सब A क्रॉस B में हैं। ठीक है ना, कुछ को छोड़ दिया है मैंने जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे इस रिलेशन को, लेकिन वो सारे एलिमेंट जो सेटिस्फाई कर रहे थे इस रिलेशन की इस कंडीशन को, x ग्रेटर देन y वाली कंडीशन को, उन सबको मैंने इसमें पुट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस ये रिलेशन के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कहाँ, वो सभी के सभी एलिमेंट A क्रॉस B में तो थे ही ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो रिलेशन R है वो क्या है? A क्रॉस B का सबसेट है। R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सो वी कैन इजिली, अगेन इफ यू रीड दिस definition, then it is verified from this example also that suppose R is a relation defined from set A to set B, then R must be a subset of A cross B, because if A सेट से B सेट पे ही डिफाइंड किया गया है, तो A सेट के जो एलिमेंट होंगे उन्हीं का रिलेशन तो B सेट के साथ हमें लिखना है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा हो कंडीशन को, रिलेशन की कंडीशन को। तो ऑब्वियस सी बात है A क्रॉस B के बाहर के एलिमेंट तो लेंगे नहीं यहाँ। वैसे तो मान लीजिए कि 9, 4 भी लिख सकते थे क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 4, बट 9 और 4, 9 है क्या इसमें? नहीं है ना, तो वो एलिमेंट हम नहीं लेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार मैं सिर्फ एक सेट लेता हूं। जैसे मान लीजिए A सेट है एंड दैट इज -1, 0, 1, ये वाला सेट है। ठीक है, -1, 0, 1, और मैं कहता हूं लेट R इज ए रिलेशन, लेट R इज ए relation defined on set A, defined on set A। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि R जो रिलेशन है वो A सेट टू A सेट पे ही डिफाइंड है। मतलब अभी तक मैं क्या कर रहा था? 2 सेट ले रहा था, A सेट और दूसरा B सेट, और मैं कहता था रिलेशन A सेट टू B सेट डिफाइंड है। बट इस केस में अभी जो मैं ले रहा हूं उसमें क्या कह रहा हूं? मैंने एक ही सेट लिया, -1, 0, 1। ओके, इसमें एलिमेंट्स हैं और रिलेशन मैंने डिफाइन किया A सेट टू A सेट ही डिफाइन किया। दैट मींस R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A। इस बात को ही सिंबॉलिक फॉर्म में, या आप ये कहिए कि समझना है आपको कि इस तरीके से रीड करते हैं दैट R इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट A। यदि कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि A सेट टू A सेट ही, सेम सेट टू सेम सेट ही रिलेशन डिफाइंड है। और दैट मीन्स इसका मतलब ये भी हो जाता है कि R कहाँ का सबसेट होगा? A क्रॉस A का ही सबसेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, A सेट टू B सेट यदि हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे थे तो R किसका सबसेट था? A क्रॉस B का।
अब जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो ए सेट टू ए सेट ही डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रिलेशन आर जो डिफाइन किया वो उसमें कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन लिखने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स कॉमा वाई लिखेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, वो हम लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, रिलेशन की जो कंडीशन होती है वो लिखते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं कि एक्स और वाई कहाँ कौन से सेट से है। तो जैसे कि ये रिलेशन ए सेट टू ए सेट ही डिफाइंड है, तो एक्स और वाई दोनों ही सेट ए से होंगे, मतलब एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट होगा। एक्स कॉमा वाई किसका एलिमेंट होगा, ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। तो अब ये जो कंडीशन है वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, देखिए यदि मैं लिख दूं कि y जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। समझ रहे हैं बात, ये एक रिलेशन है, x और y में एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दी, y क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए। तो a क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेता हूं, तो a क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए -1, -1, फिर आएगा -1, -0, -1, -1, सिमिलरली आएगा हमारे पास 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1, फिर आएगा हमारे पास 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। तो ये जो 9 एलिमेंट्स होने चाहिए थे ए क्रॉस ए में वो सब मैंने लिख लिए। अब मैं यहाँ पे ये जो रिलेशन है उसमें यदि लिखना चाहूं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि डिफाइंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट में x की जगह पे यदि मैं -1 रखूं, है ना, x में पहला एलिमेंट -1 रखूं तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो -1, 1 जो है वो इस कंडीशन में होनी चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ तो -1 है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो -1, 1 कहाँ रहा, ये वाला एलिमेंट, सो -1, 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, दैट इज 1 इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर, ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, 0 का स्क्वायर करने से तो 0 आता है, तो 0, 0 इसमें रहने वाला है। एंड सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर -1 नहीं, 1 का स्क्वायर 0 नहीं होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1, 1 इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस रिलेशन में मैंने क्या चेक किया, ए क्रॉस ए के कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जब मैंने रिलेशन के अंदर एलिमेंट चूज करना स्टार्ट किया तो वो कहां से चेक करे, मैंने ए क्रॉस ए से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो रिलेशन यदि ए सेट से ए सेट पे ही डिफाइंड है तो रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, यदि रिलेशन ए से बी सेट पे डिफाइंड है तो रिलेशन जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ये बात हमें बिल्कुल याद रखनी है और उसको समझ करके, है ना। डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, ठीक। ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, है ना, तो एक्चुअली में यदि हम एक मान लीजिए एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो सबसे पहले एक सेट ले लेते हैं ए, दैट इज 1, 2, 3, 4, और दूसरा बी सेट ले लेता हूं मैं जो कि है आपका 2, 3, 4, 5, ठीक है, समझ रहे हैं बात इस तरीके से। और एक रिलेशन जो है वो ए सेट टू बी सेट डिफाइन कर रहे हैं, और रिलेशन में जब हम ए सेट टू बी सेट डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, एक्स किसका एलिमेंट है वो लिखते हैं, वाई किसका एलिमेंट होगा वो लिखते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ एक कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन जो लिखने वाले हैं हम लोग, तो कंडीशन हम इस तरीके से लिख देते हैं, मान लीजिए कि x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5, इस तरीके से मैं कंडीशन लिख देता हूं, ठीक है। x प्लस वाई क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब मैं इस रिलेशन के का जो है वो डोमेन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, कोडोमेन फाइंड आउट करना चाहता हूँ और रेंज निकालना चाह रहा हूँ।
तो सबसे पहले इस रिलेशन में हमको वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि R क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, R क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होगा यदि R A सेट टू B सेट पे डिफाइंड है तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। फिर A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कौन कौन से एलिमेंट कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं। तो क्या 1,2 इस रिलेशन में होगा, तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 1,2 इस रिलेशन में आएगा। 1,3 आएगा ना, क्योंकि 1,3 जो है उसमें 1 + 3 होता है 4, और वो दैट इज 1,4 भी इस रिलेशन में आने वाला है। ठीक, समझ रहे हैं बात, क्लियर। इस तरीके से 2,2 आएगा इस रिलेशन में, 2,3 आएगा क्या इस रिलेशन में, सोचिए आप खुद से, आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है ना, तो 2 + 3 = 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेस देन और इक्वल टू लिखा है मैंने। लेकिन 2,4 और 2,5 नहीं होगा। सिमिलरली 3,2 आएगा यहाँ पे, बट 3,3 ये सब नहीं आएगा, और 4 के साथ तो कोई भी पेयरिंग करने वाले तो नहीं मिलने वाला है। तो ये हमारा एक रिलेशन हमने यहां से लिख लिया। अब खुद से ध्यान से देखिए, A क्रॉस B के जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा x + y ≤ 5 वाले को, वो सब हम लिस्ट कर लेंगे और लिख लेंगे। हमारा रिलेशन क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके ये जो रिलेशन है इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंट दिस रिलेशन। वन इज कॉल्ड एरो डायग्राम। एक तो ये तरीका हो गया है ना, रोस्टर फॉर्म में उसको लिख लेना। दूसरा तरीका होता है एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम देखिए कैसे बनाते हैं। एरो डायग्राम से भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इधर एक इस तरीके से ए सेट में, और इसको हम कहते हैं बी सेट, और हम क्या कर रहे हैं, ए सेट से बी सेट पे एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं जो कि ये वाला है, और उसको एरो डायग्राम से डिनोट कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 एंड 4 है ना। 1 ये सेट में कौन कौन से एलिमेंट है वो लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4। और बी सेट में जो एलिमेंट है वो यहां लिख लेते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। ये यहां लिख लिया। ठीक, अब मैं इस रिलेशन को डिफाइन करना चाह रहा हूं बाय यूजिंग एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में 1 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है ना। हम ऐसे भी इसको पढ़ते हैं कि 1 का इमेज क्या है, 2 है। इमेज ऑफ 1 इज 2। 1 का इमेज क्या है, 2 है। यहां पे इस रिलेशन में 1 के और भी इमेज है। 1 का इमेज 3 भी है। तो इमेज ऑफ 1 इज 3, इमेज ऑफ 1 इज 4, इमेज ऑफ 2 इज 2, इमेज ऑफ 2 इज 3, इमेज ऑफ 3 इज 2। इस तरीके से। और इसी बात को हम ऐसे भी, जैसे मैंने लिखा है इमेज ऑफ 1 2 है, उसको हम ऐसे भी समझते हैं, प्री इमेज ऑफ 2। ये सब वर्ड यूज करते हैं हम लोग। 2 का प्री इमेज 1 है, 2 का प्री इमेज 2 भी है, 2 का प्री इमेज 3 भी है यहाँ पे, जैसे कि है ना। तो प्री इमेज ऑफ 2 इज 1, 2 एंड 3 ऑल। बट अभी जैसे मैंने सिर्फ एक एलिमेंट के लिए आपको बताया है, तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि सभी एलिमेंट के लिए उसी तरीके से हम लिखते हैं। जैसे 1 का इमेज 2 है और 2 का प्री इमेज 1 है, ये आपको पहले तो समझना होगा। दूसरी बात, जैसे कि ये इस रिलेशन का एलिमेंट है, तो मैं इसको कैसे अलग अलग तरीके से लिखता हूं। देखिए, अब मुझे दिखाना है कि बताना है किसी क्वेश्चन में, या मैं डायरेक्टली समझाना चाहता हूं कि ये एलिमेंट इस रिलेशन में है, तो मैं ऐसे लिखता हूं कि 1, 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन R। इसका मतलब होता है कि ये एलिमेंट इस रिलेशन में होगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसे भी लिखते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो इस रिलेशन में, उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2। 1 क्या है, 2 से रिलेटेड है विथ रिलेशन R। इसको हम रीड कैसे करते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2 ऑफ रिलेशन R। और एक बात और जो मैं आपको समझा दे रहा हूं, इसी को लिखने का और एक तरीका, जैसे मैंने ये लिखा है, R इज x, y ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x + y लेस देन इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि x इज इन द रिलेशन
R with Y, this implies x plus y less than equal to 5. ये पूरी की पूरी जो बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि x रिलेटेड टू y, x r के साथ रिलेटेड है, जहां पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है और x ए सेट से है और y बी सेट से है। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो लिखने का मतलब ये हो जाता है कि ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है वो हम लिख रहे हैं। ये तो हो गई मतलब एक जनरलाइज्ड फॉर्म कि हम किस तरीके से एलिमेंट को दिखाएंगे कि रिलेशन में होगा। ऐसे भी डिनोट करते हैं हम लोग, 1 इज रिलेटेड टू 2, या इसी पूरी बात को ऐसे भी लिखते हैं और इसी पूरी बात को हम इमेज एरो डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एरो डायग्राम में 1 किसके साथ कनेक्टेड है? 2 के साथ। तो 1 से एरो 2 की तरफ जाएगा, 1 से एरो 3 की तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 3। सिमिलरली 1 से 4 पे भी आपका एरो जाएगा क्योंकि 1 का इमेज 4 भी है। फिर 2 का इमेज 2 है, जैसे 2, 2 इस रिलेशन में है तो देखिए 2 से आप एरो का साइन 2 की तरफ भी लेंगे, 2 से 3 की तरफ भी एरो का साइन जाएगा और लास्टली 3, 2 जो कि इस तरीके से 3 से 2 की तरफ भी एक एरो आप लेकर के जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा फिगर है तो उसको हम इस रिलेशन का एरो डायग्राम कहते हैं, एरो डायग्राम ऑफ आर। तो डोमेन किसको कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द डोमेन? सो दिस एलिमेंट जिसका भी इमेज अवेलेबल है रिलेशन के अंदर, जिस भी एलिमेंट का इमेज अवेलेबल है, ये 3 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं जिसका इमेज अवेलेबल है और वही तीनों एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में कहीं ना कहीं है। 1 जैसे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है, 2 भी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है और 3 भी फर्स्ट एलिमेंट में है एक जगह, है ना। कहीं भी कम से कम एक जगह भी यदि है वो एलिमेंट तो हम उस एलिमेंट को, ये जो 3 एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन आर का क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा, ठीक है ना। सो दिस 3 एलिमेंट आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। तो इस रिलेशन आर का डोमेन जो है वो क्या कौन सा होगा? डोमेन ऑफ आर किसको बोलेंगे हम? डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1, 2, 3। क्लियर? रेंज किसको कहते हैं? जो भी एलिमेंट रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट में हो कम से कम एक बार भी, तो उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है कहीं भी, है ना। 2 तो है, 3 भी है, 4 भी है। तो 2, 3, 4 जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 2, 3 और 4, ये 3 एलिमेंट ही रेंज में है। 5 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब 5 किसी का भी इमेज नहीं है। तो इसलिए यदि हम रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ आर, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 2, 3, 4। और कोडोमेन की यदि हम बात करेंगे, कोडोमेन ऑफ आर की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में जो है वो हम बी सेट को पूरा का पूरा बी सेट, नॉट लेफ्ट एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, सारा का सारा एलिमेंट जो बी सेट का है, यदि कोई रिलेशन ए सेट से बी सेट पे डिफाइंड है तो बी सेट के सारे जो एलिमेंट हैं उनको हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक है ना। तो कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज सेट बी एंड दैट इज 2, 3, 4, 5। तो ये आपको इस जो हमने अभी डिस्कस किया है उससे इतना समझ में आ गया होगा कि डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन, रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ordered pair of the relation, and codomain, if a relation is defined from A set to B set, then B set is called the codomain of the relation। तो डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसी रिलेशंस को। इसको कहते हैं the first element of the ordered pair of a relation R is called domain of R। रेंज किसको कहते हैं रिलेशन का? रेंज ऑफ ए रिलेशन, दैट इज द सेकेंड एलिमेंट्स लिखिए, एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर
is called range of relation R. And what is called codomain? If R is a relation defined from A set to B set, then set B is called कोडोमेन. कोडोमेन कहते हैं सेट बी. तो ये तीनों के तीनों जो कंडीशन हमने अभी इस एग्जांपल में भी देखा था कि दोनों तीनों कैसे निकालते हैं हम लोग, डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है. नेक्स्ट जो है वो हम लोग और भी इसके अंदर पढ़ लेते हैं कि और क्या क्या चीजें रिलेशन के अंदर हमें पता होनी चाहिए. ठीक, तो इसको हटा देता हूं मैं. देखिए, तो जैसा आप अभी मैंने बताया कि रिलेशन ए सेट से बी सेट पे यदि डिफाइंड है तो रिलेशन आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ए सेट के अंदर जो है वो आपका एक एलिमेंट 1 है और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो जैसे मान लीजिए 2,3 है. तो ए क्रॉस बी जो होगा वो कैसे निकालोगे आप? ए क्रॉस बी होगा 1,2 एंड 1,3, ऐसे ही निकलता है. तो यदि मैं यहां से पूछूं कि सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट्स लिस्ट करो, तो आप क्या क्या लिस्ट करोगे? आपको पता है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो ए क्रॉस बी का एम्प्टी सेट एक सबसेट है. दूसरा लिख सकते हैं 1,2, ये दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सिमिलरली 1,3 लिख लेते हैं ऐसे, ये भी इसका सबसेट है. और लास्टली एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो ऐसे यदि हम इस तरीके से लिख दें तो ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट है. ठीक है, तो कितने सबसेट हैं ए क्रॉस बी के? यहाँ पे 4 सबसेट हैं. और यदि मैं पूछूं कि क्या ये सारे के सारे जो सबसेट्स मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं, क्या ये सभी के सभी रिलेशन है ए सेट से बी सेट पे? तो कोई ना कोई एक तो रिलेशन होगा ही ना होगा. समझ रहे बात? इफ आई से दैट आर, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए. एक रिलेशन R1 लिख लेता हूं और मैं लिख देता हूं कि x, y such that x plus y equal to 5 where x belongs to A and y belongs to B. ये एक रिलेशन मैंने क्या किया, A सेट से B सेट पे डिफाइन कर दिया. तो अब मैं देखता हूं कि 1 + 2 3 होता है, 1 + 3 4 होता है. तो ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो ये जो रिलेशन हो गया वो ए सेट से बी सेट पे तो डिफाइंड है, ए सेट से बी सेट पे ही डिफाइंड है, बट ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है. ठीक है ना, इस रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग? दिस रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. सो इफ अ रिलेशन हैज नो एनी एलिमेंट देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. तो एक तो डेफिनेशन आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि एम्प्टी रिलेशन किसको कहते हैं. जैसे और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, R2 लिख लेता हूँ और जैसे मैंने ये इस तरीके से लिख दिया x, y such that x plus y is less than 5 where x belongs to A, y belongs to B. तो अब इस बार यदि मैं इसी A सेट से B सेट पे ये रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ तो 1 + 2 that is 3 less than 5, 1 + 3 that is 4 less than 5. तो इस बार तो 1,2 1,3 ये दोनों ही एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर है. दैट मीन्स ये दोनों एलिमेंट मतलब ये ए क्रॉस बी के ही बराबर है. ये जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी के ही बराबर हो गया. समझ रहे हैं बात? तो ये जो रिलेशन है इसमें सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के हैं. दैट मीन्स अगेन वी कैन इजीली से दैट दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और यू कैन से दैट R2 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे मैंने अभी लिख लिया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे. इसी तरीके से ये दोनों भी कोई ना कोई जो है वो मैथमेटिकल कंडीशन यदि हम लिख दें यहाँ पे इस जगह पे, तो ये वाला भी दोनों रिलेशन इसी सेट ए से बी पे कोई ना कोई एक रिलेशन को डिफाइन करेगा. ये बात हमें यहाँ से समझ में आ जाती है. और ये जो रिलेशन अभी मैंने लिखा है जिसमें जो रिलेशन ए क्रॉस बी के बराबर हो जाता है, तो उस तरीके के रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं. ठीक है, दैट रिलेशन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन.
यूनिवर्सल रिलेशन मतलब उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के अवेलेबल हैं। तो यहां से एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो भी सबसेट ए क्रॉस बी का होगा वो कोई ना कोई रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा ए सेट से बी सेट पे। तो यदि हम बात करें, इसी को यदि हम जनरलाइज करें और मैं पूछूं कि ए सेट नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, यदि मैं पूछूं तो कितना होगा, तो मैं साफ साफ कहूंगा कि ए सेट से बी सेट पे कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, जितने सबसेट्स ए क्रॉस बी के हो सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी में 2 एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लाइक 2 to the power n is the number of subsets of any set if n is the number of element in that set A। तो ए क्रॉस बी में 2 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के 4 सबसेट है, 2 का स्क्वायर है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ए सेट से बी सेट पे जो सबसेट्स डिफाइन कर सकते हैं ए क्रॉस बी के, उतने ही रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट यदि मेरे से पूछा जाए तो मैं यही लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे और किसी भी सेट का कितना सबसेट होता है, टू, दैट इज इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, दैट इज 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, एंड दैट इज 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एंड दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 1। ए सेट में कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो इसका एक एलिमेंट, और बी सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो दैट इज 2 to the power 1 into 2 and that is 2 to the power 2, that is 4। and you can easily verify it also from this example, that is 4 इसके क्या है, सबसेट्स हैं, और 4 ही रिलेशन हम ए सेट से बी सेट पे इसका मतलब डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी को हम जनरलाइज कर देंगे। यदि ए सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है और बी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ए सेट से बी सेट पे कितने सबसेट्स डिफाइन किए जा सकते हैं, जितने ही ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, एंड दैट इज 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो इसी को लिख लेते हैं। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सो नंबर ऑफ टॉपिक इज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट बी, ए सेट से बी सेट पे कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, ये टॉपिक है हमारा। सो लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m and number of element in set B is n. Then number of possible relations which can be defined from set A to set B must be equal to 2 to the power number of element in A cross B, and that is 2 to the power number of element in A into number of element in B। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A into नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, and that is 2 to the power m into n। तो एक बात तो बिल्कुल हमेशा यहाँ से हमें समझ में आनी चाहिए कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A सेट टू B सेट होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, because all the subsets, note this point, every subset of A cross B must be a relation, must be a relation। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, must be a relation from A to B set। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं पूछूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, and that must be equal to 2 to the power number of element in A cross B, and that is 2 to the power number of element in A into number of element in B।
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैं अभी जो है वो उसके बारे में डिटेल में नहीं बता सकता। उसका रीजन ये है कि जैसे कि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे कॉम्बिनेशन को यूज करके भी ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसको लिख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, तो जब मैं पढ़ा दूंगा तो क्लास 12th में भी दोबारा से ये टॉपिक आता है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो है वो इस चैप्टर में ये सारे के सारे जो है वो कॉन्सेप्ट है, इनमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक सेट है ए जो कि दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू 14। रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट टू ए सेट, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और ये एक रिलेशन की कंडीशन दी हुई है, एक्स वाई दोनों ही ए सेट से है, इसीलिए आर ए सेट टू ए सेट डिफाइंड है। इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए सबसे पहले ए सेट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्या है, 1 से लेके 14 तक के नेचुरल नंबर यहाँ पे हैं, लास्ट एलिमेंट जो है वो 14 है। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को यदि मैं रोस्टर फॉर्म में लिस्ट करूं तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे यहाँ पे, जो कि पॉसिबल है, x ए सेट से है और x की वैल्यू जो है वो ए सेट में 1 यहाँ पे लिखी हुई है। तो 3 इंटू 1, तो माइनस 3 में से कितना माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है y कितना होगा, 3x होगा। तो x की जगह पे यदि मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3। इसका मतलब ये निकलता है x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, क्योंकि x जो है वो a सेट से है और 2 तो a सेट में है ना, तो 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 6। और क्या 6 दैट इज y इस सेट में है तो है। क्या x की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, तो x ए सेट में होना चाहिए तो 3 है, और y कितना आएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9, एंड 9 इज फ्रॉम सेट ए बिकॉज 14 तक है। तो ध्यान रखना है कहां तक हमको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यदि मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं, x की वैल्यू 4 लेंगे तो y कितना आएगा, 12, एंड 12 इज ऑल्सो इन द सेट ए। बट यदि मैं x का वैल्यू 5 ले लूं, x यदि 5 होगा तो y 15 हो जाएगा, एंड 15 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। 15 क्या है, ए सेट में नहीं है, जबकि y भी सेट ए से ही होना चाहिए। तो इसका मतलब आगे जो है ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमको नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रही है बात, ए क्रॉस ए के ही सबसेट है ना ये, लेकिन इसके अलावा ए क्रॉस में ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब जो रिलेशन है वो लिस्ट कर लिया मैंने सबसे पहले। अब यदि डोमेन की बात करेगा, क्वेश्चन में डोमेन पूछा हुआ है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। तो ऑर्डर्ड पेयर में ये 4 ऑर्डर्ड पेयर है, इसका पहला एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 है, तो 1 2 3 4 इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन। दूसरा पूछा है कि कोडोमेन कितना है, तो कोडोमेन जो होगा, अभी जैसे मैंने बताया था कि यदि रिलेशन ए सेट टू बी सेट पे डिफाइंड है तो पूरा का पूरा बी सेट जो होता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। यहाँ पे रिलेशन ए सेट टू ए सेट पे डिफाइंड है, तो ये जो ए सेट है जो जहां से जहां तक डिफाइंड होता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, कोडोमेन इसको कहते हैं। तो ए सेट ही यहाँ पे पूरा का पूरा कोडोमेन है, जो कि 1 2 3 4 से लेके 14 तक के सारे एलिमेंट हम लिस्ट कर लेंगे। एंड द लास्टली रेंज पूछा है, तो रेंज जो है ना, रेंज वो कितना है यहाँ पे, रेंज किसको कहते हैं, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का कौन कौन सा है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, सो दैट इज 3 6 9 12, 3 6 9 एंड 12, दिस आर कॉल्ड द रेंज सेट ऑफ दिस रिलेशन। तो इस तरीके से डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब निकल जाता है। यदि मैं एरो डायग्राम बनाना चाहूँ तो एरो डायग्राम भी बना सकता हूँ। रिलेशन को यदि हम ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें तो इस रिलेशन को ग्राफिकली प्लॉट भी कर सकते हैं। तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं वो देखिए। रिलेशन को लिखने का एक एनालिटिकल वे ये रहा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू द सेट ए। दूसरा रोस्टर मेथड, जिसमें इसके यदि सेट ए हमें जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए सेट में एक बात ध्यान रखनी है कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है,
तो या डिस्टिंक्ट एलिमेंट कम से कम हो तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोमेन, को डोमेन रेंज इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एरो डायग्राम बनाना है तो आप ए सेट ले लीजिए, बी सेट ले लीजिए, और जो एलिमेंट जैसे 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 9 है और 4 का इमेज 12 है, तो उसको एरो से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो एक तरीका है। एंड एक और तरीका जो कि है क्या, ग्राफिकल मेथड। मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी जो रिलेशन है, या आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन को ही हम आगे जब है वो फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो फंक्शन कुछ जो रिलेशन होते हैं वही फंक्शन बन जाते हैं और हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, तो वो हम आगे बताएंगे। ठीक है ना, पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पे इस रिलेशन को सपोज मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए। ग्राफ कोई भी रिलेशन है, जैसे एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, जैसे आपको पता ही है एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स एक्सिस पे हम किसको लेते हैं, एक्स की वैल्यूज को लेते हैं, और एक्स की वैल्यूज भी 1 से लेके 14 तक है। तो 1 2 3 4 से लेके 14 तक यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए, है ना, ये एक्स एक्सिस, और 1 2 3 4 5 यहाँ से 14 तक। अब मैं इस रिलेशन को डिफाइन करना चाहता हूँ। ए सेट तो मुझे पता ही है कि 1 से लेके 14 तक है, तो 1 से लेके 14 तक यदि सारे नंबर ले लूँ तो 1 2 3 4 5 6 और ये सब 1 2 3 4 5 ये सब। अब जैसे कि मुझे इस रिलेशन को डिफाइन करना है, तो 1 का इमेज 3 है, तो x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x इक्वल टू 1 ये रहा, और y का वैल्यू 3, तो x इक्वल 1,3 कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे, ये 1,3, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा। 2,6 मान लीजिए ये 6 है, और सिमिलरली जो है वो और पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसको थोड़ा 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक लिख लेता हूं। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो 2 का 6 है इमेज, है ना, 2 का इमेज 6 है, तो 2,6 ये रहा। 3 का इमेज 9 है, जैसे 9 के सामने 3 के जस्ट सामने 9, और 4 का इमेज 12 है, तो 4 का इमेज 12, इस तरीके से। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने इसमें रिप्रेजेंट करे, ये इस पूरे रिलेशन को एक्स एक्सिस पे हमने एक्स को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, समझ रहे हैं बात। तो समझना है इस बात को सिंपल, कि इसी तरीके से हम कोई भी जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग एरो डायग्राम और ग्राफिकली, और यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग द रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही सब तरीके हैं जिसके थ्रू हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आगे जाकर के पूरा का पूरा जो है ना बहुत वाइड होने वाला है। जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि ग्राफ का कितना यूज है और किस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब कनेक्टेड है, धीरे धीरे जब हम आगे जैसे जैसे प्रोसेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप लोग एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से करते रहिए। कुछ डीपीपी भी मैं अब प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप डीपीपी में आपको सेंड करूंगा, उसको सॉल्व करना है। थैंक यू।